और कल के सारे पॉइंट समझ में आए थे सभी को? आगे बढ़ा जाए। कल क्लास में कौन कौन ज्वाइन था? सब लोग थे। चलिए, समझ में आए सारी चीज़ें? चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज का, क्या है? अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहां पर यह पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है। ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया है, यह क्वेश्चन आपसे है। 2 पॉइंट यहां पर ध्यान देना है क्वेश्चन से। सबसे पहले किसने इसका उद्घाटन किया है? हरदीप सिंह पुरी। कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं। उसके अलावा इसका जो है कहां पर स्थापना की गई है? ठीक है, संगरूर में, गुरुग्राम में, इंदौर में या फिर रायपुर में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा? संगरूर में। संगरूर कहां पर है बता सकते हैं कोई? कहां पर है? पंजाब में। ठीक है, संगरूर कहां पर है? पंजाब में। अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें सबसे पहले पंजाब की, तो पंजाब में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, है ना? कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? टोटल विधानसभा सीटें कितनी है पंजाब में? 117 विधानसभा सीटें, जिसमें से 92 सीटें किसने जीता था? आम आदमी पार्टी ने। किसने? आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर कब्जा किया था और वहां पर मुख्यमंत्री नए बन चुके हैं। कौन है? भगवंत मान। ये बहुत बड़ा एक प्रकार से सत्ता परिवर्तन है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में आज तक जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की रही है। ठीक है, पहली बार जो है कोई ऐसी पार्टी, या विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल नई पार्टी है, इसकी सरकार केवल आज तक केवल दिल्ली में थी और दिल्ली में इसने पहली बार चुनाव लड़ा था और पहली बार में इसने सरकार बनाई थी। ये इसकी खासियत है, इतिहास है कि पहली बार कोई पार्टी उसका निर्माण किया गया हो और पहली बार ही जीत करके उसने सरकार बनाई हो। और इसका दूसरा राज्य है, यानी ये क्वेश्चन अगर बने कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश में, किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली सरकार बनाई थी, तो आंसर होगा दिल्ली। लेकिन अगर ये पूछे आम आदमी पार्टी के द्वारा पहली बार किस राज्य में सरकार बनाई गई थी, तब आंसर क्या होगा? पंजाब, क्योंकि दिल्ली क्या है? केंद्र शासित है और पंजाब क्या है? ठीक है, आपका क्या है? राज्य है। उसके अलावा ये जो पंजाब है, पंजाब में आपका है अमृतसर। कौन सा? अमृतसर। ये काफी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी फेमस है। यहां पर क्या है आपका अमृतसर में? स्वर्ण मंदिर। क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर है। इसी को हरमंदिर साहिब भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन जब पूछा गया तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कहते हैं इसको? हरमंदिर साहिब कहते हैं, हरमंदिर साहिब। और एग्जाम में जब पूछा जाता है कि हरमंदिर साहिब जो है कहां पर है, तो लोग समझते नहीं कि है क्या। एक्चुअली वो स्वर्ण मंदिर को ही हम लोग क्या कहते हैं? हरमंदिर साहिब कहते हैं। उसके अलावा यही जो आपका पंजाब है, यहीं पर अमृतसर में ही आपका 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर, यहां पर आपके अमृतसर में कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसी अमृतसर में जो है, आपने इसी स्वर्ण मंदिर में आपने देखा होगा कि एक ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया था हमारी डिफेंस के द्वारा। कौन सा? ब्लू स्टार। नाम सुने हैं ना? ब्लू स्टार ऑपरेशन आर्मी ने किया था। ये ऑपरेशन जब एक प्रकार से खालिस्तानियों ने जो है पंजाब में आतंक मचा के रखा था। ठीक है, और उन्होंने अमृतसर में कब्जा कर लिया था, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर। और उसी में भारतीय डिफेंस ने जो है एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या है? ब्लू स्टार ऑपरेशन। ठीक है, और इसके माध्यम से नक्सल एक प्रकार से जो खालिस्तानी हैं, जो एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, पंजाब से अलग, ठीक है, उनको जो है यहाँ पे परास्त किया। उनको सारे लोगों को एक प्रकार से मुठभेड़ में मार दिया। उसमें नेतृत्व किसने किया था? तो अजीत डोभाल ने। आप लोगों ने नाम सुना होगा। हमारे एनएसए जो है कौन? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, ये अजीत डोभाल जो है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इस आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार में। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया था, तो ये किया गया था 19। अजीत डोभाल एनएसए हैं। क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, कि इस समय हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो नाम है अजीत डोभाल। ठीक है, हमारे देश के आसपास जो पड़ोसी देश हैं, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके नाम से कांपता है, क्योंकि 7 सालों तक इन्होंने खुफिया रूप में पाकिस्तान में काम किया है अजीत डोभाल ने। और पाकिस्तान को भनक तक नहीं थी कि हमारे देश में कोई इस तरह से जासूसी कर रहा है। एक मुस्लिम बन करके जो है ये पाकिस्तान में रहते थे। ठीक है, और हमारे देश के कई सारे ऑपरेशन में इनका योगदान था। जैसे अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में 370 है ना, एबॉलिशन किया गया उसका,
तो 370 के एवोल्यूशन में वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख में इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके अलावा अभी आपका CAA और NRC लागू किया गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में जो है इनका बहुत बड़ा रोल था शांति व्यवस्था स्थापित करने में। दिल्ली में काफ़ी दंगे हुए थे, आप लोगों ने देखा था ना। तो दिल्ली में इन्हीं का जो नाम है अजीत डोभाल, ये स्वतंत्र रूप से दिल्ली की गलियों में घूम रहे थे। रात में आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में या टीवी में दिखाया गया था कि NSA ने पूरे दिल्ली का दौरा किया था शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो भारत के एक प्रकार से मास्टरमाइंड है ये अजीत डोभाल, यानी इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई भी फैसला करती है तो सबसे पहला सलाह लिया जाता है अजीत डोभाल से, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है और जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान से जुड़े हुए क्षेत्रों में विशेष रूप से इनकी सलाह सबसे पहले ली जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा ये जो पंजाब है कौन कौन से देश को टच करता है, अगर बात करें तो कौन से देश को टच करता है? पाकिस्तान को। किसको टच करता है? पाकिस्तान को। इसी आपके जो पंजाब है, इसी पंजाब से 1961 में जो है हरियाणा अलग किया गया था, ठीक है। हरियाणा जो राज्य है 1961 में इसको अलग किया गया था, एक अलग राज्य बनाया गया था, क्योंकि इसकी लैंग्वेज क्या थी? हिंदी थी, ठीक है। पंजाब में क्या है? पंजाबी है, और हरियाणा में क्या है? हिंदी भाषी लोग रहते हैं, और इसी वजह से जो है पंजाब से हरियाणा को 1961 में अलग किया गया, ठीक है। हमने कई बार डेली जो आपकी क्लासेस होती हैं उनमें हमने बताया भी है राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, यानी हमारे देश में राज्यों का किस प्रकार से पुनर्गठन हुआ है। जैसे आप देखेंगे जब हमारा देश निर्मित हुआ था तो उस समय देश में हमारे राज्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी टोटल? केवल 14 प्रांत थे हमारे देश में। कितने थे? केवल 14 थे, ठीक है। और आज वर्तमान में संख्या कितनी है? 28 है। तो ये 28 अचानक से नहीं बन गई है, इनको बनाया गया है, और इसका नेतृत्व किया था हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने, ठीक है। तो धीरे धीरे क्रम से सारी चीजें बनी हैं, लेकिन एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि पहला राज्य कौन सा बना था पूरे भारत में? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बनाया गया था। किस आधार पर? भाषाई आधार पर, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, भाषाई आधार पर बना पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, और इसी आंध्र प्रदेश से अभी 2014 में अलग किया गया है कौन सा? तेलंगाना, ठीक है। तो यहां पर आंसर हमारा क्या है? संगरूर। ये पॉइंट याद रखिएगा, सारे आपके पंजाब से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंजाब में ही इस बार सन्नी देओल ने चुनाव लड़ा था, है ना, 2019 में पंजाब से उन्होंने चुनाव जीता है। उसके अलावा गुरुग्राम जो आपका है ये कहां पर है? कहां पर है? हरियाणा में है, ठीक है। गुरुग्राम आपका हरियाणा में है। यही आपका जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किया गया है, ठीक है। इसको हटा दें, नोट कर लिया आप लोगों ने। भारत का पहला मत्स्य इंक्यूबेटर सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, पहला मत्स्य इंक्यूबेटर सेंटर लिख लीजिएगा, फर्स्ट पहला मत्स्य इंक्यूबेटर सेंटर, मत्स्य मतलब मछली, ठीक है, इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किया गया है कहां पर? गुरुग्राम में। उसके अलावा इसी गुरुग्राम में जो है भारत का पहला जो है इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन कहां बनाया गया है? इसी गुरुग्राम में बनाया गया है। जैसे आप लोग पैसा निकालते हैं ना, एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए कार्ड से, वैसे ही एटीएम, अनाज एटीएम की शुरुआत की गई है। कौन सी? अनाज एटीएम की शुरुआत भारत में कहां पर की गई है? गुरुग्राम से इसकी शुरुआत हुई है। ये गुरुग्राम जो है इसका पहले नाम क्या था? गुड़गांव। क्या नाम था? ये अभी हाल ही में जो है इसका नाम परिवर्तित हुआ है और गुड़गांव से नाम क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम हो गया है। आंसर तो क्लियर है ना आपका, क्या है? संगरूर। उसके अलावा एक ऑप्शन आपका है इंदौर। इंदौर कहां पर है? एमपी में है। इसी इंदौर में हमने कल आपको बताया भी था एक ड्रोन स्कूल स्थापित किया जा रहा है। ड्रोन स्कूल हमने 5 बताए थे ना आपको, कहां कहां? सतना, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में। तो उन्हीं में से एक आपका है कौन सा? इंदौर। इसी इंदौर में जो है ये लगातार 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है कौन सा? इंदौर। लगातार 6 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ सिटी है, याद रखिएगा, इंदौर, ठीक है। और एक आपका है ये रायपुर। रायपुर कहाँ की कैपिटल है? छत्तीसगढ़। लेकिन इसका नाम जो है अब रायपुर नहीं है, अटल नगर है। क्या है? इसका नाम अब हो गया है अटल नगर। अटल बिहारी वाजपेयी जी के डेथ के बाद जो है इसका नाम परिवर्तित किया गया था, रायपुर का नाम
अटल नगर हो गया। जैसे आपने कल हमने डिस्कस किया था बुंदेलखंड एक्सप्रेस, है ना, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है उसका नाम भी रखा गया है अटल पथ। याद रखिएगा, बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस है उसका नाम क्या हो गया है, अटल पथ। ठीक है, अटल पथ। उसके अलावा आपका एक रोहतांग टनल है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग टनल, इसका नाम हो गया है कौन सा, अटल टनल। अटल टनल, ये नाम याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, अटल टनल इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में की कैपिटल थी आपके रायपुर, जिसको हम जानते हैं वर्तमान में अटल नगर के नाम से। बढ़ा जाए आगे, क्लियर है सारे पॉइंट ये? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य की सरकार ने स्लेंडर लोरिस, एक जानवर होता है, जीव होता है बंदर की तरह, ठीक है, इसे देश का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। ठीक है, देश का पहला अभ्यारण्य किसके लिए, स्लेंडर लोरिस के, इसके संरक्षण के लिए जो है देश का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है, कौन से राज्य के द्वारा? ठीक है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तुक्का मारिए, क्या हो जाएगा आंसर, तमिलनाडु। आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन का, तमिलनाडु के द्वारा जो है स्लेंडर लोरिस को जो है आपका देश का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है इस जानवर के लिए विशेष रूप से। ठीक है ना, स्लेंडर लोरिस के लिए। उसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, क्या है, चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स एक टीम भी है ना, क्रिकेट देखते हैं, कैप्टन कौन है उसमें, महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टैलिन। क्या है, M.K. स्टैलिन है। तमिलनाडु जो आपका राज्य है, ये अभ्यारण्य की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इस सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो है TX2 अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड, TX2 अवार्ड। TX2 को मतलब समझते हैं, T मतलब होता है टाइगर, T मतलब टाइगर, X का मतलब होता है गुना, जैसे हिंदी में कहते हैं ना इतने गुना, ठीक है, और 2 का मतलब होता है 2 गुना। ठीक है, यानी टाइगर की संख्या जिस भी उद्यान में डबल हो जाती है उसको दिया जाता है कौन सा अवार्ड, TX2 अवार्ड इसको कहते हैं। और इस बार भारत में कौन से टाइगर रिजर्व को दिया गया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। कहां पर है, तो तमिलनाडु में है। उसके अलावा तमिलनाडु जो राज्य है, इसी के द्वारा जो है ऊर्जा द्वीप की स्थापना की जा रही है। कौन सा, ऊर्जा द्वीप की स्थापना कौन से देश की मदद से किया जा रहा है, तो याद रखिएगा डेनमार्क की सहायता से। किसकी, डेनमार्क की सहायता से। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु जो राज्य है, इसी के द्वारा तमिलनाडु में ही आपका एक डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। कौन सा, डुगोंग संरक्षण केंद्र। डुगोंग का मतलब समझते हैं, एक जो आपका पानी वाला जिसको कहते हैं घोड़ा, दरियाई घोड़ा, ठीक है, उसको कहते हैं डुगोंग। इसका संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है किस राज्य के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। इसी तमिलनाडु राज्य में जो है अभी रिसेंटली जो है 3 वस्तुओं को जो है GI टैग दिया गया है। एक तो आपका है कन्याकुमारी लौंग। कौन सा, कन्याकुमारी लौंग, इसको GI टैग दिया गया है। दूसरा आपका है कल्ला कुरुचि। कौन सा, कल्ला कुरुचि। कल्ला कुरुचि ये आपकी पेंटिंग है। उसके अलावा एक है आपकी करुपुर। करुपुर ये नक्काशी है। ठीक है, लकड़ी की जो है नक्काशी जो है, इसको GI टैग, इन तीनों चीजों को जो है GI टैग दिया गया। किसमें, तमिलनाडु राज्य के द्वारा GI टैग दिया गया है। इसके तमिलनाडु जो राज्य है, इसके द्वारा भी हाल ही में इसकी विधानसभा के द्वारा जो, जैसे आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में उल्लेख किया गया है ना, भाग 3 में। किसमें, भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों, मौलिक आपके अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य तो आपका 51A में है। ठीक है, तो उसी तरह से तमिलनाडु राज्य की विधानसभा के द्वारा एक अधिकार दिया गया है जिसको कहते हैं बैठने का अधिकार। क्या, बैठने का अधिकार। ठीक है, बैठने के अधिकार को मान्यता किसने दिया है, तो तमिलनाडु की विधानसभा के द्वारा जो है ये प्रस्ताव पास किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु की विधानसभा के द्वारा। इसी तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है समानता दिवस मनाने का फैसला किया गया है। कौन सा, समानता दिवस मनाने का फैसला किसने किया है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये तमिलनाडु से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट और करंट के पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
जिसको सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गई हमारे आंसर की बात कि स्लेंडर रूलिस जो आपका पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया वो तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आंध्रा की बात करें तो आंध्रा की कैपिटल क्या है? अमरावती। क्या है? अमरावती। पहले कैपिटल थी हैदराबाद, अब हैदराबाद चला गया है किसमें? तेलंगाना में, ठीक है। तो वर्तमान कैपिटल क्या है? अमरावती है, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है बताइए? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? जगन मोहन रेड्डी। नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी इनके मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, जगन मोहन रेड्डी। क्या हुआ? ये आंध्र प्रदेश में अभिनेता नहीं, अभिनेता आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो ज्यादातर अभिनेता होते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। वो चाहे आप एम करुणानिधि का नाम लीजिए, जयललिता का नाम लीजिए, जिनकी डेथ हो गई थी ना, जयललिता। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो अभिनेताओं को अपने सिर पे चढ़ा लेता है। वहां पर ज्यादातर मुख्यमंत्री आज तक अभिनेता हुए हैं। 4 बार मुख्यमंत्री थे एम करुणानिधि तमिलनाडु में, याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो है इन्हीं की एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई है, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई है किसकी? एम करुणानिधि। एम करुणानिधि। क्या हुआ? जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। उसके अलावा अगर बात करें तो इसी आंध्र प्रदेश में जो है अभी हाल ही में 13 नए जिलों का निर्माण किया गया है। कितने? 13। पहले 13 जिले थे, यहां पर 13 नए बनाए गए हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 26 हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। इसको IT सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, भारत का बगीचा कहते हैं बेंगलुरु को, याद रखिएगा। उसके अलावा इसी बेंगलोर में जो है एक बंदरगाह है मंगलुरु, आपके इस कर्नाटका में। कौन सा बंदरगाह है? मंगलुरु बंदरगाह है। कौन सा? मंगलुरु बंदरगाह। इसको हटा दे पीछे। मंगलुरु बंदरगाह है, कहां पर है आपके? ये कर्नाटका में है। उसके अलावा अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटका जो आपका है, ये कर्नाटका राज्य में ही आपके RBI के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में RBI के जो इस समय गवर्नर हैं, नाम क्या है? शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी के द्वारा जो है वर्णिका नाम से, किस नाम से? वर्णिका नाम की एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की गई है। स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की गई है। कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है मैसूर में। कहां पर? मैसूर में जो है स्थापना किया गया है, याद रखिएगा। नाम क्या है इसका? तो वर्णिका। उसके अलावा इसी आपके कर्नाटका के बेंगलुरु में जो है इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसकी स्थापना लिख लीजिएगा 1969 में की गई थी। और इसके वर्तमान में जो हेड हैं इसरो के, उनका नाम है P सोमनाथ। क्या नाम है? P सोमनाथ जो है इसके हेड हैं वर्तमान में। यहीं पर आपका जो है HAL का मुख्यालय, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। HAL का मुख्यालय कहां पर है? इसी आपके बेंगलुरु में है, जिसकी स्थापना की गई थी 1940 में और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1962 में, ठीक है। HAL हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, लखनऊ में है, कानपुर में है, अमेठी में है ना। उसके अलावा अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के बारे में अभी हमने आप लोगों को बताया था। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना है, याद रखिएगा, 2000 में हुई थी 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर 2000। इस 2000 में 3 राज्यों की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की, 9 नवंबर को उत्तराखंड की और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना की गई थी 2000 में ही, ठीक है। तो 3 राज्यों को स्थापित किया गया था और यहां पर हमारा जो आंसर था वो क्या था? तमिलनाडु। सारे पॉइंट क्लियर हुए? जितने भी ऑप्शन थे आपके, जहां से जो क्वेश्चन बन सकते थे, करंट के जो पॉइंट बन सकते थे आपके एग्जाम में, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपिता को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय, नाम क्या रखा गया है? गांधी संग्रहालय। ये कहां पर खोला जाएगा? कहां खोला गया है? ठीक है, गांधी संग्रहालय पहला संग्रहालय है अमेरिका में। कहां पर? जेर्सी शहर में, क्लिफ्टन शहर में, अटलांटिक में, या फिर आपका मोंट क्लेयर शहर में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा अटलांटिक सिटी अमेरिका में जो है इसे ओपन किया गया है महात्मा गांधी के नाम से। किसके नाम से? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता के नाम पे। महात्मा गांधी के बारे में कल हम लोगों ने सारे पॉइंट देखे थे, ठीक है। तो आज उनको छोड़ करके बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ।
क्योंकि चर्चा हो रही है किसकी, अमेरिका की, ठीक है। तो स्थापित किया गया है अटलांटिक शहर में, याद रखिएगा, अमेरिका में। और आपका जो गांधी संग्रहालय है, गांधी जी के नाम पर अभी हाल ही में एक जो है संग्रहालय स्थापित किया गया था मेडागास्कर में भी, याद रखिएगा। कहाँ पर, मेडागास्कर। ये एक आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अफ्रीका का अगर आप लोगों ने जब मैप कभी देखा हो, इस तरह का है ना अफ्रीका, ऐसा ही है। तो यहाँ पर बगल में जो है एक छोटा सा द्वीप है, देखा होगा आपने, अफ्रीका, यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बगल में, ठीक है। तो ये आपका मेडागास्कर एक देश है जिसने अभी हाल ही में गांधी जी के नाम से जो है एक संग्रहालय बनवाया था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम अमेरिका की बात करें तो इस समय यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, कौन है, जो बाइडेन। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एक भारतीय महिला है, नाम है कमला हैरिस। क्या नाम है, कमला हैरिस इनका नाम है। अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी है। क्या है, वॉशिंगटन डीसी। इसी वॉशिंगटन डीसी में आपका जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन में है। और इन दोनों की जो स्थापना है ये 1945 में किया गया था, ठीक है। ये वॉशिंगटन जो आपका है ये पोटोमैक नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, पोटोमैक रिवर के किनारे है। इसकी दूसरी जो कैपिटल है अमेरिका की, उसको कहते हैं न्यूयॉर्क। क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क। और ये जो न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे है। कौन सी रिवर के, हडसन। और इसी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में किया गया था। यूनाइटेड नेशन जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना की गई है न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर है, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। क्या नाम है, नासा, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा अमेरिका से संबंधित। अमेरिका में टोटल प्रांतों की संख्या कितनी है, तो 50 प्रांत हैं। कितने, 50 प्रांत हैं। इसमें से एक प्रांत अमेरिका में बाद में जोड़ा गया था, जिसका नाम क्या है, कोई बता सकता है, जिसको अमेरिका ने जो है रशिया से उधार लिया था। रशिया के पहले जो अमेरिका के पास है टोटल 49 प्रांत थे। कितने, 49। लेकिन अमेरिका को सुनने में अच्छा नहीं लगता था, कहता था ये नंबर नहीं सही है 49, इसको एक आंकड़ा पहुंचना चाहिए 50 तक। तो उसने जो है एक, आपने जब अमेरिका का आप लोग मैप देखेंगे ऊपर वाला, उत्तरी अमेरिका, तो ऐसा कुछ है ना मैप, ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो भाग है ये रशिया के अंडर में आता था पहले, ठीक है। तो अमेरिका ने इसे रशिया से खरीद लिया था और इस प्रकार से अमेरिका में टोटल प्रांतों की संख्या हो गई 50। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो जगह है ये पूरी तरह से पहाड़ों से ढका हुआ है, यानी यहाँ पर रहने योग्य कोई भी स्थल नहीं है, ना तो रह सकते हैं, ना तो खेती हो सकती है, सिर्फ पहाड़ हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर भी अमेरिका ने अपने प्रांत की संख्या बढ़ाने के लिए इसको खरीदा था, जिसको हम लोग कहते हैं अलास्का। क्या कहते हैं, इसको हम अलास्का के नाम से जानते हैं। ये जो आपका कनाडा के ऊपर है, ठीक है, अमेरिका से बिल्कुल अलग है, याद रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर पूरा कनाडा है यहाँ तक, उसके बाद नीचे अमेरिका है ना। तो अमेरिका से ये बिल्कुल अलास्का अलग है, ये बाद में खरीदा गया था, ठीक है। तो ये हो गई अमेरिका के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको सारे याद रखिएगा। कहाँ, यहाँ पर आपके 2-3 मुख्यालय हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ का मुख्यालय है। दुनिया की जितनी भी आप कंपनियां बड़ी बड़ी देखते हैं, वो चाहे आपका गूगल हो या फेसबुक हो, ठीक है, इन सारी कंपनियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय हैं, वो कहाँ पर हैं, अमेरिका में है। ज़्यादातर कंपनियां आप जैसे गूगल देखेंगे तो गूगल के वर्तमान में जो सीईओ हैं वो एक भारतीय हैं, नाम क्या है, सुंदर पिचाई, ठीक है। उसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट देखेंगे जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी, उसके भी इस समय वर्तमान में जो सीईओ हैं उनका नाम है सत्या नडेला। क्या नाम है, सत्या नडेला। एक आपने आईबीएम का नाम सुना होगा, आईबीएम जो कंपनी है, जो एक प्रकार से जो आप लैपटॉप या कंप्यूटर्स देखते हैं उनको बनाने वाली कंपनी है। और आईबीएम के जो मुख्य सीईओ हैं ये भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है अरविंद कृष्णा। यानी अमेरिका जो है वो भारतीयों के दम पर टिका हुआ है, कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन माइग्रेशन प्रॉब्लम ने भारत को बर्बाद कर दिया, क्योंकि भारत के जितने भी ब्रेन वाले लोग थे, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन। जब हमने डिफेंस में एनडीए का पहला हमारा इंटरव्यू था तो हमारा टॉपिक यही था, ब्रेन ड्रेन। ये सबसे बड़ी समस्या है भारत की, ठीक है। और इसी ब्रेन ड्रेन के कारण भारत के जो लोग हैं वो माइग्रेट होकर कहाँ जाते हैं, अमेरिका। यानी अमेरिका की जितनी बड़ी एजेंसीज हम देखेंगे हर जगह हमें भारतीय मिलेंगे, उन्हीं के दम पर अमेरिका आज टिका हुआ है।
ठीक है, चलिए बढ़े आगे। आंसर है अटलांटिक। ये सारे पॉइंट नोट कर लिए आप लोगों ने, आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, नवंबर 2022 में किस संस्था ने 50 विश्व धरोहर स्थलों पर 18,600 हिमनदों पर एक सर्वेक्षण जारी किया है? ठीक है, किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, ये आपका क्वेश्चन है। कौन से संस्था ने इसको जारी किया है? कितने विश्व धरोहर स्थलों के लिए? 50 विश्व धरोहर स्थल। तो विश्व धरोहर स्थल तो सिंपल सी बात है, हमने बताया भी है आपको कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो नाम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों की जो घोषणा है, विश्व धरोहर स्थल, इसकी घोषणा कौन करता है? यूनेस्को करता है। ठीक है, दुनिया में लगभग 1100 से ज्यादा विश्व धरोहर स्थल हैं और भारत की बात करें तो भारत में टोटल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 40 है। ठीक है, तो आंसर तो हमारा हो गया यहां पर यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इसको इस प्रकार से इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, यूनेस्को, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में। कल भी हमने बताया था आप लोगों को, पेरिस यानी फ्रांस में, जिसको हम लोग फैशन की नगरी कहते हैं, यहीं पर आपका जो है ये आपका सीन नदी के किनारे स्थित है, जहां पर 2024 में आपका आयोजित किया जाएगा ओलंपिक। ठीक है, 2024 में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। ये भविष्य के करंट अफेयर हैं, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यूनेस्को की। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की घोषणा की जाती है। संख्या भारत में कितनी है? 40 है। लास्ट जो सबसे घोषित किए गए थे वो घोषित किए गए थे 2019 में, 2019 में। और वो कौन से थे? एक आपका 39वां जो स्थल है उसका नाम है रामप्पा। कौन सा? रामप्पा। ये एक मंदिर है, रामप्पा मंदिर। कहां पर है? तो तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में एक मंदिर है रामप्पा। दूसरा आपका घोषित किया गया था, हमने बताया भी था, धौलावीरा है। कौन सा? धौलावीरा। और ये कहां पर है? आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। इसका उत्खनन किया गया था 1990 में, उत्खनन किया गया था, याद रखिएगा, धौलावीरा का। ठीक है, तो दो ये हैं जो रिसेंटली अभी हाल ही में इसकी जो है एक प्रकार से खोज हुई है, इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। उसके अलावा यूनेस्को के द्वारा जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की भी घोषणा होती है। किसकी? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मतलब होता है कि भारत के विभिन्न संस्कृति, कल्चर से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में गरबा को घोषित किया गया है। गरबा को भारत का 14वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। गरबा कहां से संबंधित है? गुजरात से। उसके पहले जो है, गुजरात से पहले जो है, दुर्गा पूजा को घोषित किया गया था। कहां की है? वेस्ट बंगाल की। ममता दीदी के राज्य में होता है ना दुर्गा पूजा। तो 13वां जो आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है वो दुर्गा पूजा, और 14वां कौन सा है? तो आपका गरबा को घोषित किया गया था, याद रखिएगा। उसके अलावा 3 ऑप्शन आपके और दिए हैं, यूएनईपी है, आईपीसीसी है, यूएनएफसीसी है। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। चलिए, पहला क्या है? यूएनईपी। यूएनईपी कौन सा है? यूएनईपी का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है यूएनईपी का फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। कहां पर? नैरोबी में। और नैरोबी कहां पर है? तो किसकी कैपिटल है? तो केन्या। ठीक है, केन्या की। केन्या एक क्रिकेट टीम भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये देश है केन्या। ठीक है, यहीं पर जो आपका है यूएनईपी का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1972 में किया गया था। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो नाम से ही आप समझ सकते हैं, यूएनईपी का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यानी हमारे देश, पूरी दुनिया में जो है एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए कार्य करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके अलावा दूसरा क्या है? आईपीसीसी। क्या है? आईपीसीसी। इसको कहते हैं इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म लिखिएगा, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था 1988 में। ठीक है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा में। कहां पर है?
जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपका एक प्रकार से क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। उसके अलावा एक आपका है UNFCC, कौन सा? UNFCC, ठीक है। ये आपका है, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये आपका CC जो है ये आपका 3 बार है, यहां पर एक छूट गया है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म कई बार आपके ये सारे जितने भी फुल फॉर्म यहां पर आपके लिखे हैं ये सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो UNFCC की तो ये आपका 1994 में 1994 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। फुल फॉर्म लिख लिया ना आप लोगों ने? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही सारे फुल फॉर्म जो है आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी आपके संगठन यहाँ पर दिख रहे हैं, आपने देखा कि इनका सबका संबंध है क्लाइमेट चेंज से, यानी दुनिया में पर्यावरण के संरक्षण से, किस प्रकार से पर्यावरण जो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, क्लाइमेट खराब होता जा रहा है, उससे संरक्षित किया जा सके। उसीलिए देश में या दुनिया में कई सारे कन्वेंशन भी होते हैं। अभी हाल ही में आपका हुआ था COP27, कौन सा? COP27, कांग्रेस ऑफ पार्टी समिट इसको कहते हैं। 27 जो विशेष रूप से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के लिए जो है इसका आयोजन होता है, ठीक है। इसका जो आयोजन है कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा शर्म अल शेख, नाम क्या है? शर्म अल शेख। ये आपका मिस्र में है एक जगह जहां पर इस बार आपका आपका COP27 समिट का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। सारे जितने भी पॉइंट यहाँ पर हैं ये सारे समझ में आ चुके हैं ना कि क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है, किस लिए कार्य करता है, सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अक्टूबर 2022 को वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2022 जारी किया गया है और इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने हैं। भुखमरी सूचकांक, आपको पता है भारत ने रिजेक्ट कर दिया है इसको कि हम नहीं मानते आपकी भुखमरी सूचकांक को, ठीक है। क्या है? इस सूचकांक में 121 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा है भारत की रैंकिंग कितनी है? 107 है। भारत 2021 में 101 स्थान पर था, 2022 में भारत की रैंकिंग पहुंच चुकी है 107, 2020 में भारत की रैंकिंग थी 93, ठीक है। यानी भारत ने कहा है कि दिन ब दिन हमारी स्थिति आप खराब करते जा रहे हैं जबरदस्ती। हमसे गरीब तो बगल में हमारे पाकिस्तान है जहाँ पर खाने के लिए खाना नहीं है। हमसे ज़्यादा गरीब तो हमारे बगल में श्रीलंका है जहाँ पर आर्थिक आपातकाल लगा था, और आप हमको भुखमरी का शिकार बता रहे हैं, ठीक है। तो भारत ने जो है इस आपके इंडेक्स को क्या कर दिया है? गलत साबित कर दिया। उसने कहा कि हम इस इंडेक्स को नहीं मानते हैं, हमारे देश में भुखमरी की ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट आपके हैं, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट, जो पहला और दूसरा, दोनों स्टेटमेंट आपके हैं यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तो आपका एक इंडेक्स हो गया आपका भुखमरी सूचकांक। इसके अलावा जो है कई सारे इंडेक्स हैं जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे इंडेक्स को एक क्रम से आप लोग जो है नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ एक है, लेकिन एग्जाम में याद रखिएगा इंडेक्स से एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो सारे पॉइंट को क्रम से नोट करते चलिएगा, एक क्रम से हम लिखते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए सबसे पहला है निर्यात जोखिम सूचकांक, इसको कहते हैं जोखिम निर्यात सूचकांक, ठीक है। जोखिम निर्यात सूचकांक में भारत की रैंकिंग है फर्स्ट, यानी भारत जो है सबसे पहले स्थान पर है जोखिम निर्यात सूचकांक में। उसके अलावा एयर इंडेक्स, कौन सा? एयर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तीसरी है। एयर इंडेक्स का मतलब समझ रहे हैं ना, दुनिया के एयरफोर्स की जब इंडेक्स जारी की गई है तो उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तीसरी है। उसके अलावा एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स में एयर इंडेक्स, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो चौथी है। भारत चौथे स्थान पर है एशिया पावर इंडेक्स में। उसके अलावा 5वीं रैंकिंग की बात करें तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, कौन सा? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इंडेक्स हमने लिखा नहीं है, सारे नोट करते चलिएगा आगे, ठीक है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 7वीं है, ठीक है, 7वीं है। उसके बाद क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स।
इसमें भारत की रैंकिंग जो है अभी हाल ही में जारी की गई थी इस इंडेक्स को, भारत इसके पहले 10वें स्थान पर था, लेकिन इसमें भारत ने अपनी स्थिति को सुधारा है और भारत कौन से स्थान पर आ गया है, 8वें स्थान पर। यहां पर यह पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इस क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली है। खाली मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें एक कैलकुलेशन दी जाती है, स्कोर दिया जाता है, जो उस स्कोर के आगे जाता है वही पहले स्थान पर आता है, यानी दुनिया के कोई भी देश जो हैं इस कैलकुलेशन या स्कोर को पार नहीं कर पाया है जो पहले स्थान पर पहुंच सके। ठीक है, तो इसीलिए जो है पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान इस रैंकिंग में खाली है। ठीक है, उसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो आपका है टेररिस्ट इंडेक्स। कौन सा, टेररिस्ट इंडेक्स। ठीक है, टेररिस्ट यानी आतंकवाद, आप लिख सकते हैं आतंकवाद सूचकांक। भारत की रैंकिंग कितनी है, 12वीं है, 12th है। उसके अलावा ड्रग इंडेक्स, ड्रग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है टोटल 18वीं है भारत की रैंकिंग, किसमें, ड्रग इंडेक्स में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है इनोवेशन इंडेक्स, किसमें, इनोवेशन, इनोवेशन में भारत की रैंकिंग है 40वीं। ठीक है, उसके अलावा बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो 43 पर है। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 43। उसके अलावा बात करें तो लोकतंत्र सूचकांक, कौन सा, लोकतंत्र सूचकांक में भारत जो है 46वें स्थान पर है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 63, लेकिन याद रखिएगा इज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको अब समाप्त कर दिया गया है, अब इसको जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, 2019 में आपका ये जारी किया गया था, जिसके बाद से इज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है ये प्रकाशित नहीं की जाती है। उसके अलावा आपका है हेल्थ इंडेक्स, कौन सा, हेल्थ इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 66। ठीक है, 66 है। उसके अलावा आपका है करप्शन, कौन सा, करप्शन यानी भ्रष्टाचार सूचकांक, याद रखिएगा भ्रष्टाचार परसेप्शन यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं उसको। ठीक है, इसमें जो रैंकिंग है इंडिया की वो है 85, कितनी है, 85 है। उसके अलावा कोविड रिस्पांस इंडेक्स, कोविड रिस्पांस यानी कोविड में किस देश ने किस प्रकार से रिस्पांस किया है, उसके आधार पर भारत की रैंकिंग है 86। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका जारी किया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। हेनले पासपोर्ट यानी दुनिया में कौन सा देश है जो एक पासपोर्ट बनवा के जो है पूरी दुनिया में यात्रा कर सकता है। ठीक है, तो इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 87। इसके 3 आपके सूचकांक जारी किए गए हैं, इसको हम कहते हैं Q1, Q2 और Q3। तो Q1 में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 83, Q2 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 85, और Q3 में भारत की रैंकिंग कितनी हो गई है, 87 हो गई है, याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो आगे नेक्स्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आपने देख लिया ये आपका है कौन सा, तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, भारत कितने स्थान पर है, 107वें स्थान पर है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत की रैंकिंग है 132, 132वें स्थान पर है इंडिया। उसके अलावा आपका है पीस इंडेक्स यानी शांति सूचकांक, और एक है आपका जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स, ये दोनों कॉमा करके लिख लीजिएगा, दोनों में भारत की रैंकिंग सेम है, 135वां रैंकिंग है भारत की, किसमें, पीस और जेंडर गैप इंडेक्स में। एक आपका है हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशहाली सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, 136वीं है। और एक आपका लास्ट है, लिख लीजिएगा कौन सा, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लिख सकते हैं, PFI। PFI एक ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे देश में है जिसको अभी बैन किया गया है ना। तो ये आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, याद रखिएगा। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 150 है। ठीक है, 150 है। और एक रैंकिंग अगर आप लिखना चाहें और, तो एक रैंकिंग आपकी है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, 150, 150 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो आपका है उसमें भारत की रैंकिंग सबसे बुरी है और वो है 180, 180। ठीक है, 180 स्थान पर है इंडिया।
उम्मीद करते हैं सारे इंडेक्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। देखिए इंडेक्स में आपके इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर इतने इंडेक्स अगर आपके दिमाग में सेव है तो और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें। चलिए आंसर हमारा क्या था यहाँ पर, पहला और दूसरा दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर थे, ठीक है। तो ये इंडेक्स समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, आना ही आना है एक क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्या है आईएसए। 19 अक्टूबर 2022 को किन देशों के प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के अध्यक्ष, और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ठीक है, सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, ठीक है। किसे चुना गया है, भारत और कनाडा को, भारत और फ्रांस को, भारत और ब्रिटेन को, या फिर भारत और जर्मनी को चुना गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, आंसर क्या हो जाएगा, भारत और फ्रांस को चुना गया है, भारत और फ्रांस को। अगर यहां पर बात करें सबसे पहले ये है क्या, आईएसए, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। ये जो आईएसए है इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। किसने किया था, इंडिया ने और फ्रांस ने मिलकर के, ठीक है। यानी भारत जो आज तक पूरी दुनिया में संगठनों में शामिल होने के लिए प्रयास करता था, आज उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि आज वो खुद संगठन बनाने लगा है। आज इस आईएसए में 100 से ज़्यादा मेंबर बन चुके हैं, यानी दुनिया के 100 से ज़्यादा देश जो हैं इस आईएसए के सदस्य हैं, जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा कब की गई थी, 2017 में। 2017 में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहीं इलाहाबाद के बगल में है मिर्जापुर, मिर्जापुर में एक डैम का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना। और उसमें उनके साथ आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ठीक है। और उसी समय इस आईएसए की घोषणा की गई थी यहीं मिर्जापुर में, ठीक है, 2017 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो गुड़गांव में है, यानी भारत में इसका हेडक्वार्टर भी है, याद रखिएगा, आईएसए का, ठीक है। इसमें 100 से ज़्यादा सदस्य हो चुके हैं और इसका जो 101वां सदस्य था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था एक एग्जाम में कि आईएसए में शामिल होने वाला 101वां सदस्य कौन है, तो उसका नाम है अमेरिका। क्या नाम है, अमेरिका जो है इस आईएसए में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बना था। मेंबर कौन कौन है, भारत और फ्रांस। यहाँ पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कौन है, तो लिख लीजिएगा इमैनुअल मैक्रों। कौन है, इमैनुअल मैक्रों, ठीक है। इसी फ्रांस के द्वारा जो है भारत को मिला है कौन सा विमान, राफेल, काफी चर्चा में रहा है ना, राफेल। 36 विमान मिले हैं, याद रखिएगा। क्या कंफ्यूजन है कुछ, फ्रांस के राष्ट्रपति क्या, इमैनुअल मैक्रों, इमैनुअल मैक्रों, ठीक है। और यहीं फ्रांस से ही भारत को क्या मिला है, राफेल। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस के द्वारा भारत में कितने राफेल विमान आए हैं, तो टोटल संख्या कितनी है, 36 है, याद रखिएगा, ठीक है। कैपिटल अभी हमने आपको बताया क्या है, पेरिस है फ्रांस की कैपिटल, जिसको हम फैशन की नगरी कहते हैं, सीन नदी के किनारे है। ये सारे पॉइंट भी याद रखिएगा इस आपके क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है। और भारत के बारे में बात करेंगे तो बहुत बड़ा है, टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फोन पे। आप सभी लोग चलाते हैं फोन पे, यूपीआई पेमेंट नहीं चलाते हैं, पैसा गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई है तो चलाना चाहिए आप लोगों को, है ना। क्या है फोन पे, भारत में अपने पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत की है, ठीक है। फोन पे के द्वारा जो है भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ पर, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, या फिर अहमदाबाद में। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हैदराबाद में। तुक्का लगा रहे हैं सारे लोग, बताइए क्या हो जाएगा, मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई में जो है फोन पे के द्वारा जो है आपका ये पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया गया है मुंबई में। अगर हम बात करें यहां पर मुंबई की सबसे पहले, तो मुंबई है कहां पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसी को जो है भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। इसी मुंबई, यहीं आपके जो है एक स्थल है मुंबई हाई। क्या नाम है, मुंबई हाई। इसका संबंध है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम उत्खनन किया जाता है यहाँ पर मुंबई हाई में, ठीक है। इसी आपके महाराष्ट्र में अभी हमने कल आपको बताया भी था, मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। इनका क्रम कौन सा है, तो 20वां।
20वां इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमने आपको बताया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि आप ये चीजें याद रख सकें, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, उसके अलावा इसी आपके महाराष्ट्र में जो है कई सारी ऐतिहासिक गुफाएं हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है। ठीक है, कौन सी है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सारी गुफाएं कहां पर हैं? तो ये सारी गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में। उसके अलावा जो आपका मुंबई है, ये मुंबई अलग किससे हुआ था? मुंबई से एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम है गुजरात। 1960 में जो है, 1960 में गुजरात और मुंबई ये दो अलग राज्य बने थे, याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र पहले नहीं था, ठीक है, पहले मुंबई था, लेकिन 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात ये दो अलग राज्य बन गए थे। 1960 से ये कई बार पूछा गया कि कब इनका विभाजन हुआ था, तो 1960 में। ठीक है, उसके अलावा यही आपका जो मुंबई है, यहाँ पर ज़्यादातर जो बैंक हैं, सभी बैंकों का नाम क्या बताएं आपको? ज़्यादातर बैंक, आप समझ लीजिएगा, ज़्यादातर बैंकों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में, क्योंकि आर्थिक राजधानी तो कहते ही हैं। तो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर कहाँ होती हैं? मुंबई में होती हैं। करंट का सबसे महत्वपूर्ण अभी का जो पॉइंट है, अभी हाल ही में मुंबई को जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया, ये नोट कर लीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि ये जो हैदराबाद है, इसे लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। यानी भारत के अभी तक केवल 2 शहर हैं जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। पहला हैदराबाद था और दोबारा फिर से हैदराबाद बना है, और साथ में उसने मुंबई जो है यहाँ पर इस बार आपका ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। जब पूछे कि पहली बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इस बार 2022 में कौन बना है, तो मुंबई होगा, और दूसरी बार कौन बना है, तो हैदराबाद बना है, लगातार दूसरी बार। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा मुंबई से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अभी दिल्ली में आप लोगों ने सुना होगा, अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया गया है, डबल डेकर बसों का संचालन किया गया है। कहां पर? आपके इसी मुंबई में संचालित किया गया है। दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली की जो आपकी राजधानी है, इसे राजधानी बनाया कब गया था, तो 1911 में। पहले कोलकाता राजधानी थी, है ना, लेकिन जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, आप लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री में, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, इसी समय दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था और 1912 में इसका राजधानी के रूप में निर्माण किया गया था। दिल्ली के वर्तमान में जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये दिल्ली जो है, जिसके द्वारा अभी हाल ही में देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बनाया गया था किसको? सोनू सूद को बनाया गया था। पूरे कोविड काल में काफ़ी चर्चा में रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए देश के मेंटर कार्यक्रम जो है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये दिल्ली का बनाया गया था, किसको? सोनू सूद को। ठीक है, उसके अलावा चौथा आपका ऑप्शन है यहाँ पर अहमदाबाद। डी कहाँ पर है? ये गुजरात में है, और हमने कल अहमदाबाद यानी गुजरात से संबंधित कई पॉइंट आपको बताए थे। इसी अहमदाबाद में आपके जो है माँ उमिया धाम परियोजना की शुरुआत की गई है, खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हुई हैं? गुजरात में हुई हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? आंसर यहाँ पर क्या था हमारा? मुंबई। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, चलिए ठीक है, तो क्लास को ख़त्म किया जाए। सारी चीज़ें क्लियर हैं सभी लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार अगर कोई डाउट है, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है, तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डाउट हो, ना केवल करंट से, ठीक है, जब हमारी क्लास में अगर आप लोग रहें तो ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन हिस्ट्री का है तो ना पूछें, क्योंकि ये करंट है और हमने पहले ही बताया था कि ये सबसे जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके दिमाग में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कहीं से भी कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।